नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, वन लाइनर है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा वीडियो बनाने में, तो आपको कंप्लीट वॉच करना है। तो पहला प्रश्न है आज का, किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा है, किसके द्वारा कहा है? तो ये स्टैनली हॉल के द्वारा कहा है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। बाल विकास का उद्देश्य, यहाँ पर देखिए बाल विकास का उद्देश्य पूछा जाता है, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। बाल विकास का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये मैकडूगल के द्वारा दिया गया था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। पांचवा प्रश्न है, मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, सुखी आदि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो मन की उत्तेजित दशा है, क्रोध, खुशी, इसको क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? तो ये अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया था। बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुद्धि का सामान्य पूछे या फिर विशिष्ट सिद्धांत पूछे, किसके द्वारा दिया गया है? ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। सीखने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जो सीखने का सिद्धांत दिया गया था वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। मानव में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, तो ये अधिगम को कहा जाता है, मानव में स्थायी परिवर्तन को। खेल पद्धति के जनक कौन है, किसे माना जाता है? तो ये हेनरी कुक को माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने भी यहाँ पर आपको सिद्धांत देखने को मिलेंगे सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको सबको याद कर लेना है। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक के बारे में पूछे कि किसे माना जाता है? तो ये आर्मस्ट्रांग को माना जाता है ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक। प्रोजेक्ट पद्धति के बारे में पूछे तो जॉन डीवी है प्रोजेक्ट पद्धति के जनक। वहाँ कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है? यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है, पहले उदाहरण और बाद में नियम जो बताया जाता है वो आगमन विधि में बताया जाता है, और पहले नियम और बाद में जो उदाहरण बताया जाता है वो निगमन विधि में बताया जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? यहाँ पर देखिए दो प्रश्न एक जैसे हैं, आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है यदि एग्जाम में पूछे कि देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर प्रदर्शन विधि होगा। लेकिन यदि एग्जाम में पूछे कि देखो, सुनो और बोलो, ये किस विधि पर आधारित है, तो ये प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो ये आगमन विधि में होता है शिक्षण सूत्र का प्रयोग। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो यहाँ पर देखिए प्रयोगशाला विधि काम करती है करके सीखने पर। किंडरगार्टन विधि, एलकेजी व यूकेजी के जनक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये फ्रोबेल है किंडरगार्टन विधि के जनक। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो ये डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी है, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक। समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जिसे ZPD के नाम से भी जाना जाता है, जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो डाल्टन पद्धति के जनक यहाँ पर कुमारी हेलन पार्कहट से है। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये किशोरावस्था से है। डिसलेक्सिया संबंधित है, देखिए जो विकार है जितने भी उससे संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पर एक मैंने वीडियो प्रॉपरली तरीके से बनाया गया है, समझाया भी गया है आपको ट्रिक के माध्यम से, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप आसानी से इन सभी विकारों को सीख जाएंगे। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये पढ़ने संबंधित विकार होता है डिसलेक्सिया। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? तो यह है दृश्य साधन में, याद रखिएगा श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के दृश्य साधन में अंतर्मुक्त किया जा सकता है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की रिक्त स्थान होती है, तो ये नाम मात्र की भूमिका होती है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ये अच्छी लिखावट है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण अच्छी लिखावट होती है। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये केटेल के द्वारा दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था बालकों के विकास के लिए। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपका सही आंसर
होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें अधिगम के जो उपनाम है, जितने भी सिद्धांत हैं उसको और किन नामों से जाना जाता है उस पर एक वीडियो बनाई है। वैसे ही ये प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है, तो ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कौन से सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया है, तो ये 3 विद्वानों ने दिया है। कौन कौन से? जन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की। इन तीनों विद्वानों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है, तो ये अधिगम के द्वारा संभव है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास अधिगम के द्वारा संभव है। बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर जो बालक का सामाजिकरण प्रारंभ होता है वो शैशवावस्था में होता है और इसकी अवधि क्या होती है, 0 से 5 वर्ष तक की होती है। सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है, तो सामाजिकरण में जो बालक पहचानता है वो सबसे पहले किसको पहचानेगा, अपनी माँ को पहचानेगा। बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण हो जाता है, तो यहाँ पर जो बालक का सामाजिकरण पूर्ण होता है वो कब होता है, किशोरावस्था में होता है। बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है, जब बालक गिरोह बनाकर रहता है तो कौन सी अवस्था है, वो बाल्य अवस्था है। याद रखिएगा, इसके बारे में अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित 90 प्रश्न देखने को मिले थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यदि नहीं देखा तो देख लीजिएगा। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है, तो ये किशोरावस्था है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। स्कीमा सिद्धांत की जनक कौन है, तो यहाँ पर जो स्कीमा सिद्धांत के जनक होंगे वो जीन पियाजे होंगे। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो यहाँ पर जो कोहलर है दोस्तों ये संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यहाँ किसने कहा, तो ये अरस्तु के द्वारा कहा गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते बालक की कितनी अवस्थाएं बताई, या फिर कह सकते हैं कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है, तो इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है, 4 बताई है। आप सभी को पता होगा। संवेदी पेशी अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की इनके द्वारा मानी गई है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। यहाँ पर आपको इनका क्रम भी याद कर लेना है, क्योंकि क्रम से भी पूछा जाता है कि दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, पहली कौन सी है, चौथी कौन सी, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि कौन सी पहली है और कौन सी आखिरी है। चलिए अगला प्रश्न है, बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है, तो ये 2 से 7 वर्ष में होता है बालक में चिंतन का प्रारंभ। जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहा है, तो यहाँ पर जो संवेदी गत्यात्मक अवस्था होती है वो जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था इनके द्वारा कही गई है। किसे? संवेदी गत्यात्मक अवस्था को। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा है, तो यहाँ पर जो मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा है वो ठोस सक्रियात्मक अवस्था को कहा है जीन पियाजे के अनुसार। गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं, ये तो आपको पता ही होगा कितने चरण बताए हैं, 5 चरण बताएं, लेकिन कौन कौन से इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन, ये 5 सृजनशील प्रक्रिया के चरण इन्होंने बताए गिलफोर्ड ने। तो याद रखिएगा ये 5 कौन कौन से हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। वहाँ कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। वहाँ कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो वह है विद्यालय एवं शिक्षा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है, तो इसका जो श्रेय जाता है वो जीन पियाजे को जाता है। शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यहाँ किस विद्वान ने कहा है, तो ये स्ट्रिंग के द्वारा कहा गया है कि जो शिशु होता है वो अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यहाँ विचार किसका है या फिर किससे संबंधित है, तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ विचार किससे संबंधित है, तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है कि जो विकास होता है वो कभी ना समाप्त होने वाली
प्रक्रिया है। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई थी? तो जिन पियाजे के द्वारा की गई थी, जिनके बारे में आपको बता दिया है 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई थी? सॉरी, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर भी जिन पियाजे होगा। अगला प्रश्न है पर्यटन विधि के जनक कौन है? तो यहाँ पर जो पर्यटन विधि के जनक होंगे वो पेस्टलोजी होंगे। खोज विधि, यहाँ पर देखिए एग्जाम में पूछे खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और अन्वेषण विधि, इन तीनों में से किसी के बारे में पूछे, क्योंकि खोज विधि को ही ह्यूरिस्टिक विधि और अन्वेषण विधि कहा जाता है। और इसके जनक कौन है? इसके जनक आर्मस्ट्रांग है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे खोज विधि के बारे में पूछे, ह्यूरिस्टिक के बारे में पूछे या फिर अन्वेषण के बारे में पूछे, आपका राइट आंसर आर्मस्ट्रांग ही होगा। चलिए, अन्वेषण विधि जैसा कि मैंने आपको बताया आर्मस्ट्रांग है। पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि है? तो जो पढ़ाने की जो सबसे अच्छी विधि है वो प्रोजेक्ट विधि है। परियोजना विधि के जनक कौन है? तो यहाँ पर जो परियोजना विधि के जनक होंगे वो किलपैट्रिक होंगे। सूक्ष्म शिक्षण जिसे माइक्रो टीचिंग भी कहा जाता है, इसके जनक कौन है? तो इसका जनक D.W. एलन है। इकाई उपागम के जनक कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई उपागम के जनक मोरिसन है। जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती है? तो यहाँ पर जो जन्म के समय बालक में हड्डियां होती हैं वो 270 होती है। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये भाषाई बुद्धि कहा जाता है। बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो यहाँ पर जो बीने साइमन परीक्षण है इसके द्वारा सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो ये किया था बीने साइमन ने। याद रखिएगा, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बीने साइमन द्वारा किया गया था। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि जिसे हम IQ भी कहते हैं, जो बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो इनको प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखेंगे जिसकी बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होगी। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया कथन है। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो ये डिस्ग्राफिया का है। लिखावट से संबंधित लिखने की जो योग्यता में कमी होती है वो डिस्ग्राफिया के लक्षण से होती है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास करना रिक्त स्थान से संबंधित है। तो ये डिस्लेक्सिया से संबंधित है। डिस्थीमिया है, तो जो डिस्थीमिया दोस्तों ये गंभीर तनाव की अवस्था होती है डिस्थीमिया। गणित को समझने की आसक्तता है, इसके बारे में तो आपको पता होगा, तो ये डिस्कैल्कुलिया है। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से रिक्त स्थान की समस्या से संबंधित है। तो जो डिस्ग्राफिया होता है ये मुख्य रूप से लिखने की समस्या से संबंधित होता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये एक पठन विकार है डिसलेक्सिया। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की असक्तता कौन सी है? तो वो है अफेजिया। याद रखिएगा, मौखिक रूप से सीखने की जो असक्तता होती है वो अफेजिया में होती है। क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कर्ट लेविन को कहा जाता है क्षेत्र सिद्धांत का जनक। कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो ये गेस्टाल्टवादी की जो विचारधारा है उनसे प्रभावित थे कर्ट लेविन। कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये संज्ञानवादी की जो विचारधारा है उसके समर्थक थे कर्ट लेविन। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए क्षेत्र का अर्थ बताना है कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में। तो क्षेत्र का अर्थ होता है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इनके जितने भी स्तर हैं इन्होंने 8 बताए हैं। अधिगम के प्रकार इन्होंने 8 बताए हैं और प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो वो है संकेत अधिगम। अब 8 अधिगम जो बताए हैं वो कौन कौन से हैं 8 प्रकार, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। संकेत अधिगम, उद्दीपन, अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम, अधिगम या सिद्धांत अधिगम और 8वां है समस्या समाधान अधिगम। ये 8 प्रकार बताए हैं अधिगम के। किसने बताए हैं? गेने ने। ये आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है
रॉबर्ट गेन के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा? अभी हाल ही में हमने जाना सबसे निम्न स्तर, अब आपको यहाँ पर सबसे उच्च स्तर के बारे में भी पता होना चाहिए, तो वो है समस्या समाधान अधिगम। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो ये कोहलर ने किया था। चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो स्किनर ने किया था। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थॉमसन के द्वारा दिया गया था, बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत। बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? तो ये दिया था अल्फ्रेड बीने ने। कब दिया था? 1905 में। अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और औसत बुद्धि। याद रखिएगा इन 3 भागों को। भाटिया परीक्षण संबंध किससे हैं? तो ये बुद्धि को नापने से है, भाटिया परीक्षण, याद रखिएगा। वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है? तो जो वेसलर परीक्षण है इसका संबंध बुद्धि को नापने से है। स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? तो यह टर्मन के द्वारा किया गया था, स्टर्न के सूत्र में संशोधन। बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि को मापने के लिए जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई गई थी वो जर्मनी में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1879 में, 1879 में। और किसके द्वारा बनाई गई थी? उन्ट के द्वारा बनाई गई थी। तो ये याद आपको रखना है। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो ये वेसलर महोदय ने दिया था सन 1960 में। अंधों की लिपि के जनक कौन है? तो ये लुई ब्रेल है। इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? तो यहाँ पर जो एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक होंगे वो फ्रोवेल होंगे। नर्सरी पद्धति के जनक मारिया मॉन्टेसरी हैं। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था, भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया व क्लासिक अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था? तो ये पावलोव के द्वारा दिया गया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो यहाँ पर जो जीन पियाजे हैं ये संज्ञानात्मक विकास के समर्थक थे। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो ये स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड देश के निवासी थे। वहाँ कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो ये है जीन पियाजे। ये पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर जीन पियाजे बने। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ आवश्यक है कि उसके रिक्त स्थान की जानकारी शिक्षक को हो। तो किसकी जानकारी शिक्षक को हो? व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो ये अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। सामाजिकरण का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो सामाजिकरण का अर्थ होगा वो समाज में समायोजित करना होगा। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो ये है किशोरावस्था के दौरान। अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव रिक्त स्थान रखना चाहिए। तो ये स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण अपना बर्ताव रखना चाहिए एक शिक्षक को। सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर जो आवश्यक तत्व होगा वो परिवार एवं पड़ोस दोनों ही होगा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ये जो चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहा जाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो वो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। वहाँ स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कहा जाता है, कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो उसे पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर देखिए जो अधिगम अंतरण है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? धनात्मक अंतरण, शून्यम अंतरण और ऋणात्मक अंतरण। ये 3 प्रकार के अंतरण होते हैं अधिगम के। याद रखिएगा कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो धनात्मक अंतरण भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्षैतिज समांतर, ऊर्ध्वाधर या फिर जिसको लंबवत भी कहते हैं, और द्विपार्श्विक। ये 3 प्रकार के धनात्मक अंतरण होते हैं। गणित संबंधी विकार, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, डिसलेक्सिया है। पढ़ने संबंधी विकार डिसलेक्सिया को कहा जाता है। लिखने संबंधी विकार ये डिस्ग्राफिया को कहा जाता है। लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो इसको डिस्प्रेक्सिया कहते हैं, जिसमें लिखना, पढ़ना और बोलने में कठिनाई होती है, एक प्रकार का विकार होता है। तो ये कौन सा विकार होता है? डिस्प्रेक्सिया होता है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये एरिक्सन ने दिया था। समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो ये शेषावस्था को कहते हैं। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? तो जो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है वो है 6 वर्ष। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो औपचारिक शिक्षा है वो स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा या फिर संस्था में दी जाने वाली जो शिक्षा होती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो जो आंगनवाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा होती है और जो घर में दी जाने वाली शिक्षा होती है उसे ही अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। सामाजिकरण की क्रिया कब तक चलती है? तो ये जीवन भर चलती है सामाजिकरण की क्रिया। बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? तो वो 3 माह में पहचानने लगता है बालक अपनी माता को। शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो वो बाल्यावस्था होती है, शर्म की अवस्था। आपस झगड़े की भावना कौन सी अवस्था होती है? तो जो आपस झगड़े की भावना होती है वो बाल्यावस्था में होती है। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो यह है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौनों की आयु। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह कौन सा है? तो वो है इदम में। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया है? तो यहाँ पर जो प्रयोजनवाद है इसने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया है। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो ये बाल्यावस्था में होती हैं ईर्ष्या भावना। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो ये 1 माह में सीख जाता है। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो यहाँ पर दोनों में किसका होता है? बहिर्मुखी का होता है। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो इन्होंने कितनी अवस्थाओं में बांटा है एरिक्सन ने? तो उन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा है मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की? तो इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। जर्मनी में की थी। कब की थी? 1889 में, 1879 में। और किसके द्वारा की गई थी? विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो ये है विलियम जेम्स, याद रखिएगा। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वहाँ है जो स्वयं बालक जैसा हो। यहाँ कथन किसका है? तो ये मेनकेन का कहना है कि बच्चों के लिए जो सबसे उत्तम शिक्षक होगा जो स्वयं बालक जैसा हो। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो ये पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है सामाजिक समायोजन का कठिन काल। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये गुथरी के द्वारा दिया गया था प्रतिस्थापन का सिद्धांत। हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर C.H. राइस होगा। इससे मिलते जुलते और भी दोस्तों परीक्षण है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आर्मी अल्फा परीक्षण व आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। आर्मी अल्फा परीक्षण के बारे में पूछे या फिर आर्मी बीटा परीक्षण के बारे में पूछे, दोनों के ही प्रतिपादक कौन होंगे? आर्थर एस ओटिस होंगे। यदि स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो ये फ्रांसीसी गाल्टन है। और स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक के बारे में पूछे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो वो है टर्मन। याद रखिएगा जो मैंने आपको बताए हैं। अगला प्रश्न है 140। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? यहाँ प्रश्न पहले भी आ चुका है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटेड हुए हैं तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आवश्यकता पद
सोपान सिद्धांत ये अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो अधिगम का अर्थ आप सभी को पता होगा, सीखना होगा। अधिगम से क्या तात्पर्य या फिर अधिगम किसे कहते हैं? मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम पूर्ण कब होगा? तो यहाँ पर जो अधिगम पूर्ण होगा वो मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जब हो जाएगा तब अधिगम पूर्ण होगा। संज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो यहाँ पर जो व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक है वो वाटसन है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? यहाँ पर देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, तो यहाँ पर मैं जैसा आपको अभी बताऊंगा वो ध्यान रखना है। यदि पूछे एग्जाम में कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो वो है विलियम जेम्स। यदि आपसे पूछे कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो वो विलियम उंटे है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इन्होंने पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कब की थी? 1879 में जर्मनी में। ये मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि सब सेम है। आधुनिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, अधिगम मनोविज्ञान, ये सभी आपको सेम लगेंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर विलियम जेम्स होगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछे तो आपका राइट आंसर विलियम वुंट होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। और अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये एबिंगहॉस है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो यहाँ पर जो मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक होंगे वो सिगमंड फ्रायड होंगे। बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया था? तो ये टर्मन ने किया था। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो यहाँ पर जो प्रगतिशील शिक्षा के जनक होंगे वो जॉन डीवी होंगे। और अंतिम प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 150 प्रश्न मिलेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। प्रोजेक्ट विधि के जनक तो ये किलपैट्रिक और जॉन डीवी है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज की वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।